सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैंने वनस्पति जगत का भाग 3 लेके आया है, जिसके अंतर्गत हम टेरिडोफाइटा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको भाग 2 में मैंने ब्रायोफाइटा का अध्ययन कराया था। उससे पहले मैंने आपको भाग फर्स्ट में सवालों का अध्ययन कराया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, टेरिडोफाइटा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इसका टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर इसे ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन। टेरिडोफाइटा का सजावट में बहुत आर्थिक महत्व है। यदि हम टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व देखें तो इसका हम उपयोग सजावट के रूप में करते हैं। तो सजावट के रूप में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं। तो फूल वाले जो होते हैं, आपने देखा होगा शादी या फिर जो भी फंक्शंस रहते हैं उसमें हम फूलों को यूज़ करते हैं। तो उसमें जो फूल वाले सजावट वाले जो होते हैं वो फर्न का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, उपयोग सजाने में बहुत ज़्यादा करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं, और इसे सजावट के लिए सजावटी पौधों के रूप में उगाते भी हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे थे। यदि हम विकास की दृष्टि से देखें तो ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे थे। ठीक है बच्चों, जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। यदि आपने मेरे भाग 1 और भाग 2 देखा हो तो आपने उसमें ये नोटिस किया होगा कि मैंने आपको पढ़ाया है। तो उसमें मैंने बताया कि शैवाल और ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, लेकिन टेरिडोफाइटा एक ऐसा पौधा है जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक जो है पाए जाता है। तो टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। अब इन ऊतकों के बारे में विस्तार से अध्याय 6 में पढ़ेंगे। हम आगे अध्याय 6 में जाइलम और फ्लोएम को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइटा 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे। यदि हम जीवाश्म के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो टेरिडोफाइटा 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और वे तने रूपी थे। और उनमें मतलब जो टेरिडोफाइटा थे उनमें तना पाया जाता था। इससे पहले हमने देखे तो शैवाल और ब्रायोफाइटा में तना नहीं पाया जाता था, लेकिन ब्रायोफाइटा में तने जैसी संरचना होती थी। ठीक है बच्चों, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत हॉर्सटेल तथा फर्न आते हैं, जिसका हम सजावटी पौधे के रूप में करते हैं। तो हॉर्सटेल तथा फर्न किस में आते हैं, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। टेरिडोफाइटा का हम आवाज देखें तो टेरिडोफाइटा ठंडे क्षेत्र हो गए, गीले छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। यदि हम इनके अलावा देखें तो ये रेतीली मिट्टी में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन टेरिडोफाइट में मुख्य पादप काय स्पोरोफाइट होते हैं। यदि हम टेरिडोफाइट में मुख्य पादप काय देखें तो वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, जिनमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। टेरिडोफाइटा में तना, पत्ती, जड़ तीनों पाई जाती हैं। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं। टेरिडोफाइट्स में पत्तियां छोटी, लघुपर्ण। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा में जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, वो छोटी होती हैं। जो उनकी पत्तियां होती हैं वो लघुपर्ण मतलब छोटी आकार की होती हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए देखें तो सिलेजिनेला अथवा बड़ी बृहत पर्ण हो सकती है। ठीक है, जैसे फर्न, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा क्या है, फर्न है। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है। जो मुख्य पादप का है क्या है, स्पोरोफाइट है, जो कि किस में होती है, बीजाणुधानी में होती है। तो स्पोरोफाइट काय में होती है, बीजाणुधानी में होती है। जो पत्ती की तरह के बीजाणु पर्ण पर लगी रहती हैं, जो कि किस में लगी रहती है, पत्ती की तरह के बीजाणु पर्ण पर लगी हुई होती हैं। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणु पर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे, सिलेंजिला, जिनेला, इक्विसीटम, इसके क्या है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। तो बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में किसके कारण बीजाणु बनते हैं, तो मियोसिस के कारण जो है बीजाणु बनते हैं।
बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशिक मुक्तजीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाब युग्मकोद्भिद बनाते हैं। तो ये मुक्तजीवी और छोटा बहुकोशिकी जो है ये क्या बनाते हैं, थैलाब युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जो कि कैसा होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोथेलस। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रोथेलस। ये यदि आपको डेफिनेशन पूछ ले तो आप याद रख सकते हैं कि प्रोथेलस क्या होता है। ठीक है। इन युग्मकोद्भिदों को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थान चाहिए होता है, जो कि मैंने आपको बताया है कि इसका वास स्थान ठंडा, गीला और छायादार स्थान होता है। ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम। टेरिडोफाइट्स, ठीक है, जिसमें ये जो आ नंबर का है वो ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है नीचे, फर्न। तीसरा नंबर का ये देख सकते हैं, ये फर्न का डायग्राम है, ये वाला देखें तो ये सेलबीनिया का है। इसके ऊपर देखें तो ये इक्विसीटम, ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो डायग्राम है वो इक्विसीटम का है। और ऊपर सबसे देखें तो सेलेंजिनेला का ये डायग्राम है। विशिष्ट सीमित अवस्थाएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइटा का फैलाव भी सीमित है। आपने ब्रायोफाइटा मैंने आपको समझाया था, जिसमें जनन के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन टेरिडोफाइटा के पौधे इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें जो है पानी की आवश्यकता कम होती है, जिस कारण इनका फैलाव भी जो है सीमित रहता है। ठीक है बच्चों, तो इन्हें निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है लेकिन कम होती है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं। तो ये ज्यादा फैलते नहीं है, कम क्षेत्रों तक ही जो है सीमित रहते हैं। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं। तो युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रमशः पुंधानी तथा स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी से पुंबड़ुक के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो इसे पानी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि पुंधानी से पुंबड़ुक के निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए, मतलब स्त्रीधानी के पास पहुंचने के लिए इसे पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाता है और युग्मनज बनता है। तो स्त्रीधानी में जो स्थित, जो आपने येलो टाइप की जो संरचना देखी होगी, येलो कलर का आपको कुछ दिखता है, उसे हम अंडा कहते हैं। तो स्थित अंडे से नर युग्मक जो संलयित हो जाता है, मिल जाता है, और उससे जो है युग्मनज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो है इनमें जनन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिक सुस्पष्ट स्पोरोफाइट्स बनते हैं, जो टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है, जो कि क्या है, टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहां स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, स्पोर कितने प्रकार के होते हैं, तो टेरिडोफाइट में अधिकांशतः स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं। उन पौधों को समबीजाणुक कहते हैं। तो उन बीजाणु को हम क्या कहेंगे, समबीजाणुक कहेंगे। आपको ये छोटे छोटे वर्ड याद रखने काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। सिलेंजिनेला साल्विनिया में 2 प्रकार के बृहद मतलब बड़े तथा लघु मतलब छोटे स्पोर बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विषम बीजाणु कहते हैं। मतलब अलग अलग आकार के और अलग अलग माप के जो है इनमें बीजाणु बनते हैं। कुछ बड़े रहते हैं और कुछ साइज में छोटे रहते हैं, जिसे हम विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े बीजाणु मादा तथा छोटे बीजाणु नर। तो मतलब जो बड़े बीजाणु होते हैं वो मादा होती है और जो छोटे लघु बीजाणु होते हैं वो नर होते हैं। ठीक है, से क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बनते हैं, जिनसे मादा तथा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। तो ये क्यों जुड़ा रहता है, क्योंकि मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जो है जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है। तो युग्मनज का विकास किसमें होता है, तो मादा युग्मकोद्भिद में जो है युग्मनज का विकास होता है, जिससे एक नया शेषव भ्रूण बनता है, जिससे कि एक नया जो है भ्रूण का
निर्माण होता है, एक नया भ्रूण जो है बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। तो इस घटना, ये हमने जितनी भी घटना देखी तो ये बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजी प्रकृति की ओर लेके हमें जो है ले जाती है। ठीक है बच्चों, टेरिडोफाइट के 4 वर्ग या क्लास हम जिसे कहें होते हैं, कौन कौन से समझ लेते हैं। पहला है आपका साइलोसीडा, जिसे हम साइलोटम कहते हैं, या फिर सेकंड है आपका लाइकोप्सीडा, जिसके अंतर्गत सिलेनजिनेला तथा लाइकोपोडियम आता है। ठीक है, साइलोप्सीडा जिसके अंतर्गत साइलोटम आता है। ठीक है बच्चों, ये मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया था। तो साइलोप्सीडा जिसके अंतर्गत साइलोटम आता है, लाइकोप्सीडा जिसके अंतर्गत सिलेजिनेला तथा लाइकोपोडियम आता है, स्फिनोप्सीडा इक्विसिटम तथा टीरोप्सीडा या फिर जिसके अंतर्गत क्या आता है टेरिस तथा एडिएंटम। तो ठीक है बच्चों, तो ये जो है कितने वर्ग में बांटा गया, कितने वर्ग होते हैं टेरिडोफाइटा के, तो टेरिडोफाइटा के 4 वर्ग होते हैं जिन्हें हमने अभी समझा। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने आज टेरिडोफाइटा को समझा। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा। तो यदि आपको इसकी और आगे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको इससे जुड़ी जितने भी वीडियो हैं वो आपको समय पर मिल जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है, जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्त। थैंक यू।